ऑनलाइन जुड़े सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील गौतम, उप प्रबंधक सहकारिता प्रशिक्षण विभाग एनडीडीबी में कार्यरत हूँ। हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत खास है, क्योंकि इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो जैसे बेसिक ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट थ्रू जीनोमिक सिलेक्शन, और अगर इसे हिंदी में समझे तो जीनोमिक चयन के माध्यम से अनुवंशिक सुधार की मूल बातें। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है डॉक्टर अतुल महाजन, जिनका 10 साल का अनुभव रहा है और ये मैनेजर के पद पर पशु प्रजनन का हमारा एनडीडीबी में एक विभाग है उसमें कार्यरत है। आज का जो सेशन के बारे में हम अगर मैं आपको बताऊं कि हम आज क्या देखने वाले हैं, तो पशुओं के चयन जैसे उनकी माँ के दूध से अगर हम करते हैं, क्योंकि उसी से आता होता है कि अगर दूध अच्छा दे रही है तो फिर बाद में आगे भी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है। मीन्स इतना फायदा उससे मिल नहीं रहा है जितना फायदा मिलना चाहिए। तो उस फायदे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जो आज का सेशन है वो इसीलिए इस वजह से खास बन जाता है कि हम लोग जीनोमिक सिलेक्शन से कैसे इसको आगे कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर अतुल महाजन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन को आगे की तरफ लेकर जाए। सर, सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी बताया कि हम आज इस विषय में बात करने जा रहे हैं कि जीनोमिक चयन तकनीक के माध्यम से पशुओं का आनुवंशिक सुधार कैसे होता है। तो हम इस सेशन में अलग अलग विषयों पर जैसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम हमारी आज की परिस्थिति के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पशुओं की आबादी क्या है और एवं हम दूध उत्पादन की हमारी स्थिति क्या है कि हमारा दूध उत्पादन के इसमें कौन सा नंबर है। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्पादकता वृद्धि का हमारा क्या किस स्तर पर हमारे पशुओं का उत्पादकता वृद्धि है और उस उत्पादकता वृद्धि बढ़ाने के लिए या उस उत्पादकता वृद्धि के क्या मूलभूत आधार है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद उस उत्पादकता वृद्धि में बहुत सारे कुछ आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम हम कई साल से चला रहे हैं, तो उसका योगदान कैसा रहा है। हम अपना देश और बाकी अलग जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने जो कुछ जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए हैं उसका क्या योगदान रहा है उत्पादन का वृद्धि में। उसके बाद हम देखेंगे कि जीनोमिक चयन तकनीक की जरूरत क्या है। एक स्टेज में हम सारी प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे और अंतिमतः हम देखेंगे कि उपयोग क्या है उसका और उसके क्या आउटकम्स आते हैं, परिणाम क्या है। और सबसे अंतिम में हम देखेंगे कि एनडीडीबी के स्तर पर हम लोग मतलब एनडीडीबी की जो टीम है ये किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं इस जीनोमिक तकनीक से प्रदान कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 1998 से लेके मतलब 90 से लेके आज तक हमारा देश जो है दूध उत्पादकता में अग्रणी पे रहा है। तो अगर हम ये हाल ही में जो नेशनल मिल्क डे जो आसाम में हुआ था उस टाइम ये डेटा डिक्लेयर हुआ कि 22-23 का हमारा जो दूध का उत्पादन जो है जो 230.58 मिलियन टन रहा है। अगर हम ग्राफ की तरफ अगर देखेंगे तो हमें इसमें दो ग्राफ दिख रहे हैं कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका क्या स्तर कैसे कैसे रहा है। अगर हम जो मध्यम के अगर 2014 से लेके 2021 तक अगर देखेंगे तो ये उत्पादकता जो स्तर जो है मिल्क प्रोडक्शन का वो काफी बड़ा है। बाद में कुछ पशुओं की संख्या घटने की वजह से इसका दूध उत्पादन का स्तर नीचे आया है। और जो बाजू का जो ग्राफ हम देख रहे हैं उसमें हम उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पशुओं की जो संख्या है, जैसे हमें पता है कि हमारा जो पशुओं का जो आबादी है वो करीब करीब 30 करोड़ गोवंशीय पशु है, उसमें कैटल बफेलो है। तो उसमें अगर हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर ये प्रतिशत अगर हम देख रहे हैं तो उनकी उत्पादकता जो है मतलब पर एनिमल प्रोडक्टिविटी पर ब्रीड प्रोडक्टिविटी, जैसे हम देखेंगे कि क्रॉस ब्रेड की 11 एक्सोटिक की 11.4 है। तो इनको हम अगर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भले हम दूध उत्पादकता में या दूध उत्पादन में अग्रणी पे रहे हो लेकिन पर एनिमल प्रोडक्टिविटी हम जो है हमारी काफी कम है। तो अगर पर एनिमल प्रोडक्टिविटी अगर कम है तो वो कैसे बढ़ाई जाए, तो वो हम देखेंगे कि पर एनिमल प्रोडक्टिविटी
क्यों करनी चाहिए, ठीक है, और उस उत्पादकता वृद्धि कैसे कर सकते हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने एक यही सेशन देखा था जिसमें हमने भ्रूण प्रत्यारोपण के बारे में जानकारी दी थी। तो उसमें भी हमने शुरुआत इसी से की थी कि उत्पादकता वृद्धि, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो बेसिक है हमारा पशु है। अगर हमारे पशु की उत्पादकता वृद्धि अगर बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो किसान पिछले हफ्ते के सेशन में 12 तारीख के सेशन में जुड़े हो उन्होंने ये सारी चीजें देखी होगी, फिर भी हम एक बार इसका रिपीटेशन करते हैं कि क्यों करना चाहिए कि हमारे जो किसान भाई है, क्योंकि ये देखिए कि हमारी जो ब्रीड्स है, जैसे हमने देखा है कि हमारे पशु जैसे कैटल की करीब तकरीबन हाफ सेंचुरी है, मतलब हम अगर देखेंगे 50 ब्रीड है हमारी गाय की और करीब करीब 17 ब्रीड है हमारी बफेलो की। अगर हम 30 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70 से 75% जो है वो अवर्गीकृत हमारा पॉपुलेशन है। अवर्गीकृत माने क्या कि बाची हुई जो पॉपुलेशन है उनमें हम हमारे सारे 50 कैटल की ब्रीड, 17 बफेलो की ब्रीड आती है और बाकी जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल या बफेलो बोलते हैं या ग्रेडेड बोलते हैं। तो उनमें अगर हम प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट मतलब उत्पादकता वृद्धि अगर करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा कि पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी और उत्पादकता वृद्धि बहुत जरूरी है। वो हम कैसे, वो आगे जेनेटिक्स में जाके देखेंगे कि और ये कैसे कि वर्तमान उत्पादन स्तर हमें पता है। उसके बाद ये जो एग्जिस्टिंग एनिमल का पोटेंशियल हमें जानना है वो कैसे, वो भी हम देखेंगे। और उच्च गुणवत्ता के पशुओं का उत्पादन कैसे करना है, क्योंकि हमारा बेस जो है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाती है कि हमें पता है कि दूध की जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है, जैसे हम देखेंगे कि हमने पहले देखा कि जो पर एनिमल प्रोडक्टिविटी जो हमारी लो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए क्या कारण है कि एक तो कि फॉडर, फीड एंड फॉडर की अवेलेबिलिटी पशुओं के पास बहुत कम है, क्योंकि कई सारे हमारे फार्मर जो है लैंडलेस फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, जिनके पास 1 या 2 पशु होते हैं और जमीन नहीं होती है, तो उसकी वजह से उनका उत्पादकता स्तर जो है बहुत कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पशु प्रजनन। अगर हम पशु प्रजनन का देखा जाए तो आगे हम एक स्लाइड देखेंगे कि पशु प्रजनन का महत्व क्या है। कि जैसे हम देखते हैं कि अगर पशुओं को ठीक से खिलाया जाए तो उसी जनरेशन में उसे फायदा होगा। अगर हम पशु के जेनेटिक्स के ऊपर अगर ध्यान दें, उत्पादकता वृद्धि जेनेटिक लेवल पर अगर देखेंगे तो उसके आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर भी हम फ्यूचर के एनिमल तैयार कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमारा जो आनुवंशिक सुधार का जो मूल आधार क्या है कि सर्वप्रथम क्या है कि हमें सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कृत्रिम गर्भाधान ये एक महत्वपूर्ण ऐसी तकनीक है जो कई सालों से हमने उसका अवलंब किया है और हम एक जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आनुवंशिक सुधार कर रहे हैं। लेकिन उसमें है क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम श्रेष्ठ मादा का हमें चयन करना है। फिर श्रेष्ठ मादा का चयन करने के लिए क्या है कि उनमें से हमें एक उच्चतम सांड तैयार करना है और उसी सांड को लेके हमें फ्यूचर जनरेशन तैयार करनी है। ये है हमारा बेसिक है, मूल स्तंभ है कि जिससे हम पशु का आनुवंशिक सुधार कर सकते हैं। अब ये भी हमने पिछले 12 तारीख के सेशन में देखा था कि दुग्ध उत्पादन के प्रमुख आधार स्तंभ ये सारे हैं कि जिसमें अगर प्रजनन को देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्तर दिया हुआ है कि 60% जो रोल होता है प्रोडक्टिविटी उत्पादकता वृद्धि का वो होता है हमारा ब्रीडिंग का, प्रजनन का। ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस अगर देखी जाएगी, डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखी जाएगा तो 40% होता है। इसी को हम थोड़ा अलग इसमें देखेंगे कि आज तक बाहरी देश और हमारे देश में, ये तो डेटा बाहरी देश का है कि जो भी उत्पादकता वृद्धि कुछ जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से की गई है उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आनुवंशिक सुधार प्रोग्राम जो चलते हैं उसे हम ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं। जैसे कि कैटल की कोई ब्रीड है या बफेलो की कोई ब्रीड है, जिन ब्रीड का हमारे दूध उत्पादन, जैसे हमने देखा कि जितना मिलियन टन हमारा दूध है उसमें सबसे ज्यादा शेयर जिसका है, जिसकी क्षमता ज्यादा दूध देने की है, उसी के ऊपर हम काम करते हैं। या कोई भी डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग कंट्री उस पर काम करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करती है।
तो उसमें सबसे ज्यादा 70% रोल होता है हमारा जेनेटिक्स का। तो उसी को हम जाके देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने शुरू में देखा कि मुझे तो सबसे पहले एक बेस्ट फीमेल आइडेंटिफाई करनी है, और बेस्ट फीमेल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, तो उसका हमें मिल रिकॉर्डिंग करना। मतलब कि वो जो पशु है, मानो कि हमारे गांव में 100 फीमेल एनिमल है, वो हम मानते हैं कि गिर जाति के हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि हमें तो ये पता है कि गिर गाय सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, और गिर गाय की डिमांड, गिर जाति की डिमांड भी बहुत है। और हमें ये पता है कि ब्राजील देश में तो अपनी ही गिर गाय गई है, तो वहां पे तो वो 5,000 6,000 किलो 4,000 किलो दूध देती है। ये बात सही है, लेकिन हमारे पास भी ऐसे गिर पशु है जिनके ऊपर हम कई पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हैं और उनका दूध बढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर गांव में 100 पशु है, तो हमें कुछ ऐसे पशु सिलेक्ट करने हैं जिनका हमें मिल रिकॉर्डिंग करना है, और मिल रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उनके ऊपर उनमें से बेस्ट मेल आइडेंटिफाई करेंगे। वो मेल आइडेंटिफाई मतलब फ्यूचर का सांड हमें बनाना है, तो हम कौन सी तकनीक यूज करेंगे, तो ये सारी तकनीक है कि संतति का परीक्षण करेंगे, वंशावली चयन का ये प्रकल्प चलाएंगे, या फिर जीनोमिक सिलेक्शन, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। और पिछले सप्ताह में आपने देखा कि भ्रूण प्रत्यारोपण और इससे क्या फायदा होता है, कैसे फास्टर जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आज हमारा बेसिक है जीनोमिक सिलेक्शन। तो उसके पहले हम थोड़ा सा ये जानकारी लेंगे कि जो किसान है, किसान के पास जो पशु है, किसान के पास के पशु का अगर किसान को कुछ आनुवंशिक लाभ लेना है पशु से, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो उसे बेहतर पशु का चयन करना है। मतलब चयन करना है तो ये भी देखना है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पशु में अगर ब्रीड इंप्रूवमेंट करना है, तो एक तो 4 पार्ट होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं कि सदियों से हम बोलते आ रहे हैं कि सांड का महत्व होता है। हमारे जो आनुवंशिक सुधार प्रकल्प होता है या कार्यक्रम होता है, उसमें हम सांड को ज्यादा महत्व देते हैं। तो सांड का जो विश्लेषण है, जो जेनेटिक विश्लेषण है, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम देखेंगे कि जो सांड है, डैम मतलब माँ होती है और सायर मतलब बाप होता है। तो हम अगर देखेंगे कि डैम की तरफ से अगली फ्यूचर जनरेशन जो है, उनकी तरफ कितने प्रतिशत हमारा फायदा होता है, मतलब जीन्स होते हैं, कितने प्रतिशत जीन्स आगे की जनरेशन में जाते हैं, और सायर मतलब बाप की तरफ से हम कितने जनरेशन आगे जाते हैं। तो अगर हम प्रतिशत निकालें तो सबसे ज्यादा जो है वो कैलकुलेशन अगर उसकी देखेंगे तो 60 से 65% जो जेनेटिक्स है बोलते हैं हम, वो एक सायर की तरफ से जाते हैं। मतलब हम बहुत बार ये कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो पुरुष प्रधान संस्कृति बोला गया है, मतलब उसका एक जेनेटिक कैलकुलेशन ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि जैसे कोई अगर घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, मतलब इन जनरल अगर हम सोचेंगे कि घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो हम डायरेक्टली हमारे मन में स्ट्राइक करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम कभी ये बोलते हैं क्या कि जैसे जो बच्चे का जन्म हुआ है वो मौसी पे गया है, या फिर नानी पे गया है, या फिर नाना पे गया है। हमारा एक स्ट्राइकिंग क्या होता है कि दादा पे गया है, चाचा पे गया है, या पापा पे गया है। यही है, क्योंकि ये हमारे खून में है। मतलब हमारे खून में क्या है कि ये जेनेटिक्स है, कि सबसे ज्यादा तो जेनेटिक्स है जो मेल की तरफ से नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन तैयार करने के लिए जाते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आधार स्तंभ हमारा जो है आनुवंशिक लाभ लेने का और आनुवंशिक सुधार करने का, वो है अच्छे से अच्छे सांड का चयन करना है। तो वो चयन करने के लिए क्या है कि बेस्ट टू बेस्ट हमें मेट करना है, मतलब बेस्ट फीमेल हमें सिलेक्ट करनी है। मानो कि हमारे ये 100 गांव 100 गिर में से कोई 10 या 15 गिर गाय ऐसी होगी जो 8 या 10 लीटर दूध देती होगी, या और बाकी की औसतन 2.5 लीटर 3 लीटर 4 लीटर। तो हमें इन बेस्ट एनिमल को सिलेक्ट करके उनसे हमें अगली जनरेशन तैयार करनी है। यही एक बेस है अगली आनुवंशिक लाभ या आनुवंशिक सुधार करने का। अगर हम आज की हमारी परिस्थिति देखेंगे
ठीक है, कि आज की स्थिति में मतलब अभी तक तो कई सारे इम्प्रूवमेंट हमारे देश में हो चुके हैं। अगर हम 10-15 साल अगर पीछे जाते हैं तो तब तक हम सांड का जो चयन है वो माँ के दूध पर करते थे। मतलब क्यों? क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कृत्रिम गर्भाधान की जो सेवाएं है वो एस्टेब्लिश नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या है कि हमें सांड को अगर सिलेक्ट करना है या चयन करना है तो उसके माँ का दूध हम देखते थे। अगर माँ का दूध मानो अगर 2000 मतलब हर एक ब्रीड की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी है या एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि गिर हो तो उसका 3 या 3500 है या साहिवाल हो तो उनका, तो उन हिसाब से माँ का अगर दूध उनके ऊपर है तो उन सांड का चयन करके आगे की जनरेशन हम तैयार करते थे। तो उसमें अगर हम आनुवंशिक लाभ अगर देखेंगे, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि आनुवंशिक लाभ के लिए क्या क्या जरूरी है। हालांकि ये टेक्निकल वर्ड है लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि एक परिवर्तनशीलता कहते हैं कि हम अगर हमारे पूरी पॉपुलेशन देखेंगे, क्योंकि देखो अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक तो बटन दबाया और लाइट जलता है, ये होता है न्यूट्रिशन का हिसाब। लेकिन अगर हम जेनेटिक्स की या पशु प्रजनन या उससे आनुवंशिक होने वाला सुधार की अगर बात करते हैं तो उससे हमें एक जनरेशन लगती है। तो उस जनरेशन को सुधारने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो पूरी आबादी है उसमें कितनी परिवर्तनशीलता है, उसे साइंटिफिक वे में कहते हैं कि वेरिएबिलिटी कितनी है, कि कितना वेरिएशन है। मानो कि ये गाय अगर 8 लीटर दूध दे रही है, ये 3 लीटर दे रही है, ये 4 लीटर दे रही है, दूसरे गांव में या दूसरे राज्य में वही गाय 10 लीटर दूध दे रही है और कोई राज्य में वही भैंस यहाँ 12 लीटर दे रही है, तो यहाँ 5 लीटर क्यों दे रही है? तो ये वेरिएबिलिटी, ये परिवर्तनशीलता हम देखते हैं। लेकिन क्या है कि ये बहुत ज्यादा होती है ब्रीड्स में, क्योंकि अलग अलग हमारे कई ब्रीड्स हैं। फिर उसके बाद एक विश्वसनीयता बोलते हैं हम कि हमें जो आनुवंशिक होने वाला लाभ है उसमें हम एक विश्वसनीयता बोलते हैं, एक एक्यूरेसी बोलते हैं, एक रिलायबिलिटी, मतलब बोलते हैं कि अगर हम माँ का दूध देख के सांड का चयन करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है उसकी हमें उनके ऊपर हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक राज्य में उनकी चयन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक है, उनकी दूध मापने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे कोई किसान दूध ही नहीं मापता, कोई किसान बस उनकी बकेट होती है 5 लीटर की, ठीक है, आधी भर गई मतलब 2 लीटर, थोड़ी आधी भरी मतलब 4 लीटर, पूरी भरी मतलब 5 लीटर। तो ये अलग अलग चैलेंजेस होते हैं और हम वो उसकी जांच नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम जो एक्यूरेसी मिलती है या रिलायबिलिटी मिलती है वो कम मिलती है। दूसरा कि हम जो सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं पशुओं का, वो भी कम होता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग स्तर के पशु होते हैं। और दूसरा कि जनरेशन इंटरवल की 2 पीढ़ियों का जो अंतर होता है हमारे देश में अगर देखेंगे तो अगर गिर गाय का अभी अगर वो जनी है तो अगली बार वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जनेगी या कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे। इसकी वजह से क्या है कि वो जनरेशन इंटरवल जो होता है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अलग, जैसे गुजरात में कुछ अलग एनवायरमेंट है, महाराष्ट्र में कुछ अलग एनवायरमेंट है। इस वजह से क्या है कि हमें होने वाला आनुवंशिक लाभ जो है वो बहुत कम मिल रहा है। ये हमारी है आज की परिस्थिति, जिसपे हमने अभी तक कोई भी जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं शुरू किए थे। हम बात करें 15-20 साल पहले, जब हमने 15-20 साल पहले जब आनुवंशिक सुधार प्रकल्प शुरू किए तो हमने जो आनुवंशिक, जैसे हमने बात की कि हम माँ का दूध देख के पशु खाद्य का चयन करते थे, ये सब हमने देखा कि क्या क्या संतुलित आहार होना चाहिए, योग्य व्यवस्थापन होना चाहिए, तो ये हमने देखा। लेकिन जो हमने देखा कि कुछ ऐसी तकनीक है, एआई ये तकनीक तो है जिससे हम आनुवंशिक सुधार ला सकते हैं, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान करना और वही कृत्रिम गर्भाधान का हमने अगर फॉलो नहीं लिया, मानो कि हम अगर हमारे गांव में 100 कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कोशिश कर रहे कि 100 कृत्रिम गर्भाधान के बाद कितनी गाय कंसीव हुई, कितनी गाय को
मेल फीमेल काफ आए, ये देखना बहुत जरूरी है। तो उससे जो सुधार होना है उसके लिए कुछ संतति परीक्षण एवं वंशावली चयन जैसे प्रकल्प है जो हमने 15-20 साल पहले शुरू किए। अब उसमें यह है कि सांड का चयन तो करने के लिए हमें तो 8-10 साल लग जाते हैं, क्योंकि देखिए कि अगर हमने माँ के दूध के ऊपर सांड का चयन किया तो उनकी आने वाली संतति है उनका परीक्षण करेंगे और उनके परीक्षण के बेसिस पर उस सांड का रैंकिंग करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि यह सांड जो है हमारी आने वाली जनरेशन जो है उच्च से उच्चतम जनरेशन या उच्च से उच्चतम डॉटर या फीमेल पैदा कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि हम माँ के दूध के आधार पर अगर उसकी ये सांड की अगर रैंकिंग करते हैं, उसकी सटीकता देखते हैं तो वो बहुत कम आती है, 15 से 20%। उससे भी अगर हम देखते हैं वंशावली चयन में, तो वंशावली चयन में भी यही है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनमें लगने वाला टाइम है बहुत ज्यादा। तो हम अगर बेसिक देखेंगे कि आनुवंशिक स्तर पर हम पशु की रैंकिंग कैसे करते हैं, कि हमें सबको पता है कि जो आंखों से दिखता है वही दिखता है, ठीक है, लेकिन जेनेटिक्स जो है, आनुवंशिक सुधार जो है वो थोड़ा अलग है। हम देखेंगे कि एक जेनेटिक कैलकुलेशन है, एक इक्वेशन है कि जो हमें दिखता है उसमें एक होता है कि हमारा पर्यावरण होता है, पर्यावरण और जीनोटाइप, उनके अंदर जो जीन्स है वो हम देख नहीं पाते, लेकिन हम जो दिखता है, जैसे दूध प्रोडक्शन हमें दिखता है, उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, उनके बेसिस को लेके हम उनका अनुमान लगा सकते हैं, और उस अनुमान लगा के अगर हम उनका चयन करेंगे तो हमें आनुवंशिक सुधार ज्यादा प्राप्त होगा। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम पशु सांड का जो चयन कर रहे हैं अगली जनरेशन तैयार करने के लिए, सो इन संतति परीक्षण या वंशावली चयन प्रकल्प से जो भी सांड आ रहे हैं उनकी चयन करने के बाद वो अपने देश के अलग अलग सीमेंट स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए सबसे पहले क्या होता था कि कोई भी वीर्य कार्यशाला है या वीर्य सीमेंट स्टेशन है, वीर्य केंद्र है, उसमें जो सांड डिस्ट्रीब्यूट होता था वो माँ के दूध के ऊपर होता था। हमने देखा कि उसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है, लेकिन अगर उसी सांड का जो चयन है वो उसकी एक प्रजनन मूल्य होता है, एक आनुवंशिक मूल्य होता है। मतलब वो मूल्य मतलब क्या है कि उस इंडिविजुअल का एक एवरेज जेनेटिक वर्थ जो उसकी पॉपुलेशन से निकाला जाता है, उसकी योग्यता का अनुमान लगाया जाता है, उसे हम एक प्रजनन मूल्य कहते हैं। उसकी प्रजनन मूल्य को जो निकालते हैं, अब कैसे है कि पशु वंशावली या संतति परीक्षण प्रकल्प में हम देखते हैं कि जब कोई सांड मतलब मेल काफ का बर्थ होता है, वो जब तक उस स्टेज पर नहीं आता है, जब तक सीमेंट डिलीवर नहीं करने लगता है, तब तक हम उसका सिलेक्शन नहीं कर सकते। या फिर यदि हम उसकी अगर प्रजनन मूल्य निकाल पाए तो हम किसी हद तक उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम उसके रिकॉर्डेड डेटा के ऊपर अगर हम उसी पशुओं का डीएनए लेवल पे जाके अगर हम परीक्षण करके वो परीक्षण का जो डेटा है उसी को क्लब करके अगर करें तो हमें हमारा जो जनरेशन इंटर, दो पीढ़ियों का अंतर है वो हम कम कर सकते हैं। इसीलिए जीनोमिक चयन तकनीक में करना क्या होता है कि जो हम हमारा रेफरेंस पॉपुलेशन होता है, जहां हम मिल्क रिकॉर्डिंग करते हैं या पशुओं का डेटा इकट्ठा करते हैं या सबसे ज्यादा पशु को रक्त की चाशनी करके उनका डीएनए निकाल के उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उनको हम कलेक्ट करके एक इक्वेशन बिल्डअप करते हैं, उसी से एक जीनोमिक प्रजनन मूल्य निकालते हैं। उस जीनोमिक प्रजनन मूल्य का जो विश्वसनीयता है वो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड जो है जिससे हम प्रजनन मूल्य निकालते हैं उससे 2 से 3 गुना ज्यादा आनुवंशिक लाभ हमें मिलता है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि हम संपूर्ण जीनोम का डीएनए इंफॉर्मेशन हम उस बुल का उसके अर्ली एज पर, मानो कि अभी अगर मेल काफ का बर्थ हुआ है उसी बर्थ के टाइम पर 1 या 2 महीने में हम उनका ब्लड कलेक्ट करके उनका जीनोटाइपिंग करके उनकी जीनोमिक इंफॉर्मेशन निकाल के
उस बुल को उसके बर्थ के सांड को उसके बर्थ के समय पर ही अगली जनरेशन तैयार करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब पहले हमें जो समय लगता था वो समय कम हो गया। मतलब 2 या 2.5 साल, या संकर जो जाति है उसमें 1.5 साल लगता था, या 1 साल 8 महीने, 1 साल 3 महीने। अपनी देसी गाय, देसी जात जो है उसमें 2.5 या 3 साल या 3.5 साल। तो वो हम बर्थ पे ही सिलेक्ट करते हैं, तो हमें जो 2 अंतर है वो 2 या 2.5 साल वो कम हो जाता है। ये इसका फायदा है। हम देखेंगे कि हालांकि हमें थोड़ा पता नहीं चलेगा, तो हम थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं कि इस जीनोमिक तकनीक, जो चयन तकनीक है, इसमें हमें लगता क्या क्या है। अब साधारण अगर किसान से अगर बात करेंगे तो अभी ये सुनते हुए किसान को तो सवाल आ रहा होगा कि ये जीनोमिक तकनीक जो है ये कुछ बहुत ज्यादा ही कुछ टेक्निकल है या कुछ है। तो हमें बस ज्यादा इतना सोचना ही नहीं है कि जीनोमिक तकनीक मतलब क्या है। कि एक किसान ने बस इतना ध्यान रखना है कि आज की स्थिति में, पहले की स्थिति में हम ये पूछा करते थे कि हमारे पास जो सांड का फ्रोजन सीमेंट डोज आ रहा है, जो कांडी आ रही है, या फिर जो भी कृत्रिम गर्भाधान करता है, जो भी डोज लेके आता है, वो हमारे गाय में एआई करता है, कृत्रिम गर्भाधान करता है, तो वो उसकी माँ का दूध क्या है ये हम पूछते थे। लेकिन वह परिस्थिति आज बदल के आज हमें ये पूछना है कि भाई ये जो सांड का जो कृत्रिम गर्भाधान आप करने आए हो उसका ब्रीडिंग वैल्यू, मतलब प्रजनन मूल्य क्या है। क्योंकि उस प्रजनन मूल्य के बेसिस पर हमें हमारा आनुवंशिक लाभ ज्यादा मिल सकता है। तो हमें इसमें लगता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमें आंखों से दिखता है कि हमारा जो ये जो सांड है, ये सांड का जो रैंकिंग किया गया है, जो सटीक वैल्यू आई है, जो प्रजनन मूल्य है, वो कितने पशुओं, कितनी संतति का परीक्षण करने के बाद आएंगे या फिर डेटा के बाद आएंगे। दूसरा कि जीनोटाइप, मतलब जितने एनिमल का हमने दूध मापा हुआ है उन सब का डीएनए लेवल का इंफॉर्मेशन या माहिती हमारे पास है या नहीं है। उसके बाद उनको लेके प्रजनन मूल्य किस पद्धति से निकाला है और वही हम हमारे यहाँ यूज कर रहे हैं। हमें बस इतना ही सोचना है कि मेरे पास जो कृत्रिम गर्भाधान करता आ रहा है उस सांड का ब्रीडिंग वैल्यू या जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू है या नहीं है। तो ये हमारे प्रकल्पों में दूध की मापनी होती है कि मिल्क मेजरमेंट होता है कि हर एक पशु का दूध मापा जाता है। उसकी बेसिस पर जो डेटा कलेक्ट होता है, फिर फैट, प्रोटीन, इनका डेटा कलेक्ट होता है। फिर इस हिसाब से उनके डीएनए लेवल का इंफॉर्मेशन इकट्ठा होता है। फिर हम एक जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसका परिणाम देखते हैं कि अब जीनोमिक चयन का परिणाम जो है, जीनोमिक चयन का परिणाम मतलब क्या है कि हमने देखा कि पशु का जन्म होते ही हम उनका अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए उनका चयन कर सकते हैं। मतलब क्या, बहुत कम उम्र में उच्च सटीकता हमें मिल जाती है। मतलब वह बड़ा होने तक की हमें राह नहीं देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीनोमिक चयन तकनीक से अगर हम जो अभी जन्मा हुआ जो मेल काफ है उसकी अगर हम जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू निकालते हैं तो हम हमारे भ्रूण उत्पादन कार्यक्रम जो है उसमें उसका पूर्व चयन कर सकते हैं, ताकि हमें अगली जनरेशन ज्यादा जेनेटिक्स वाली मिले। उसके बाद करीब करीब जीनोमिक चयन तकनीक से हमें 2 से 4 गुना ज्यादा फायदा होता है बुल को अगर जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू तकनीक के ऊपर चयन करें। हम सिंपल भाषा में बात करते हैं कि अभी अगर आज की अगर बात करते हैं तो कोई भी कृत्रिम गर्भाधान करता आपके पास आता है, आपने पूछा कि भाई इस सांड की जो जीबीवी है या जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू क्या है। अगर मानो कि वो कहता है कि 300 है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि उस बुल का जो जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू है 300, तो इस बुल के डोज जहां जहां भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस बुल से जो भी कृत्रिम गर्भाधान होंगे, उस पॉपुलेशन में से जो डॉटर आएगी वो डॉटर उस पॉपुलेशन में से 300 किलो ज्यादा दूध देगी। अब मानो ये एक गांव है, आनंद एक गांव है, आनंद गांव में एक 1000 किलो
ब्रीडिंग वैल्यू वाला सांड का सीमेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब हमारे आनंद गांव में मानो कि 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन में से कोई ब्रीडेबल पॉपुलेशन मान लीजिए कि 50,000 है या फिर 10,000 है। 10,000 में इस बुल से जितने भी डॉटर आती है, वह डॉटर वो पूरे पॉपुलेशन 1000 में से, उस 1000 में कई ऐसे भी अलग सांड भी होंगे, उस सांड की जो डॉटर आएगी वह उस डॉटर से 300 किलो ज्यादा दूध ये देगी। हम आज इस स्तर पर भी गए कि दूध उत्पादन की एक जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू होती है, फैट परसेंटेज की एक ब्रीडिंग वैल्यू होती है, प्रोटीन की एक ब्रीडिंग वैल्यू होती है, सॉलिड नॉट फैट की जो होता है, उन सब की ब्रीडिंग वैल्यू निकाली जाती है। उन सब का कैलकुलेशन देखने के बाद उस किसान को कितना रुपए से फायदा हो रहा है वो एक निकाला जाता है, और वही वैल्यू जो है, वही वैल्यू जीनोमिक चयन तकनीक का इस्तेमाल करके निकाली जाती है। और इसीलिए इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम आज पशु का आनुवंशिक सुधार 2 से 4 गुना कर सकते हैं। हम अगर देखेंगे तो ये है जीनोमिक चयन तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद हुई हमारी परिस्थिति कैसे बदल सकती है। तो हमने ये शुरू में देखा कि हमारी परिस्थिति पहले क्या थी कि ना कोई जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था। अब 20 साल में अगर हम अलग अलग ब्रीड के ऊपर, जैसे मुर्रा ब्रीड है, गिर ब्रीड है, एचएफ संकर है, जर्सी संकर है, मेहसाना ब्रीड है, साहिवाल है, इनकी अगर हम डेटा अगर देखेंगे तो कई लाखों डेटा हमने इकट्ठा किया है, और उनका डीएनए लेवल का इंफॉर्मेशन यहाँ इकट्ठा करने के बाद ये हमने पाया है कि अगर हम जीनोमिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो आनुवंशिक लाभ जो है सबसे ज्यादा मिलता है। क्योंकि हम देखेंगे कि हमने शुरू में देखा था कि जनरेशन इंटरवल क्या है, हम देख रहे हैं कि मेल सांड को उसके जन्म के टाइम पर ही सिलेक्ट कर लेते तो वो अंतराल थोड़ा कम हो गया। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन को जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो लार्ज नंबर पॉपुलेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गांव की 1000 पॉपुलेशन दूध मेजर कर रहे हैं। उसके बाद एक्यूरेसी जो है, क्योंकि संतति का रिकॉर्डिंग करने के बाद उस रिकॉर्डिंग जो संतति है उनका डीएनए का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद अगर जो प्रजनन मूल्य हम निकाल रहे हैं तो वो ज्यादा आ रहा है, उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा आ रही है। वो डिपेंड करता है कि हमने कितने लेवल तक का इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है। मतलब ये 100% सही है कि जीनोमिक सिलेक्शन तकनीक का इस्तेमाल करके हम हमारे पशु का या हमारे देश के पशुओं का जो आनुवंशिक स्तर जो है वो बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ एनडीडीबी में कई फैसिलिटीज है, जैसे हम यहाँ एनिमल का जीनोमिक लेवल, डीएनए लेवल का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखते हैं अपने कंट्री में। यह काम एनडीडीबी ने करीब करीब 2015-16 से शुरू किया। इसके पहले डेवलप्ड कंट्रीज में ये काम पहले कई सालों पहले शुरू हो चुका है। उन्होंने अपने देश में पशु संतति परीक्षण या वंशावली चयन का प्रकल्प तो कई सालों से बंद कर दिया है, और यह हमने अभी शुरू किया है। तो धीरे धीरे हमें एक फास्टर जेनेटिक इंप्रूवमेंट का पता चल रहा है। देखेंगे हम कि कैसे पता चल रहा है। तो हम अभी इस स्तर पर है कि आज की डेट में जैसे जो भी 15-20 साल में एनडीडीबी ने किसान से मिलकर फील्ड लेवल पे जो भी काम किया है, पशु आनुवंशिक सुधार के प्रकल्प जो चला है, उसके स्तर पर आज एनडीडीबी किसानों के लिए कुछ सुविधा दे रहा है। जैसे कोई भी किसान बाजार से आज पशु खरीद के लाता है, कोई भी गोवंश की नस्ल हो, कि उनकी जीनोमिक जो वैल्यू है, मूल्य है, यहाँ एनडीडीबी कुछ मतलब निकाल के देती है। मतलब उनकी जो जांच होती, मतलब उनकी जो जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू है यहाँ मिलती है। फिर उसके बाद कोई भी खरीदा हुआ पशु है, मानो कि मैंने आज अगर किसी मार्केट से या किसी के किसान से गिर या साहिवाल की नस्ल ली, अब मुझे तो ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये गिर जो है या साहिवाल है ये शुद्ध है, क्योंकि आंखों से दिखता है वही दिखता है। इसीलिए मैंने देखा कि प्योर साहिवाल दिख रही है, लेकिन कहीं मन में ऐसे शंका है कि क्या इसमें राठी का तो कुछ अंश नहीं है, क्या इसमें कोई कांकरेज का तो अंश नहीं हो सकता। तो इसका भी निवारण एनडीडीबी कर रही है
कि जो ब्रीड कंपोजिशन बोलते हैं या ब्रीड की जो शुद्धता होती है उसका भी यहाँ हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं किसानों के लिए। बस इसमें क्या है कि किसान को बस यहाँ पे ब्लड सैंपल भेजना होगा, वह भेज के हम 15 से 20 दिन के अंदर उस किसान को यह सुविधा प्रदान करते हैं। आनुवंशिक रोज की जांच के लिए भी आज यह जीनोमिक चयन तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे जाने के बाद अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो या अलग अलग लेवल की जो जांच है वो भी आने वाले टाइम में की जाने वाली है। अगर हम आज की डेट में अगर देखा जाए तो एनडीडीबी 100% दावा करती है कि जो भी हमने ब्रीड यहाँ मेंशन की है, जैसे कि मुर्रा हुई, मेहसाणा हुई, गिर हुई, एचएफ शंकर हुई, जर्सी शंकर हुई, अभी आने वाले टाइम में साहिवाल हुई, तो यह नस्ल अगर कोई पशु खरीदता है तो उनकी हम जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू मूल्य निकाल के देते हैं। बाकी अगर पशुओं की बात करेंगे तो जीनोमिक चयन तकनीक में एक होता है कि सबसे ज्यादा अगर उनका डेटा इकट्ठा हो और उन्हीं की डीएनए लेवल की इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो तभी हम कुछ वैलिडेशन स्टडीज करते हैं, कुछ एक दूसरे ब्रीड के साथ उनका कंपैरिजन करने के बाद कुछ इक्वेशंस डेवलप करके उनकी वैल्यू निकालते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि यह ब्रीड का हम जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल यह जो 5-6 ब्रीड है इनकी हम जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू, जिसका जो विश्वसनीयता जो है, हम उनकी विश्वसनीयता उनके डेटा के ऊपर 60 से 70% हम दे सकते हैं। और ये भी डिपेंड है कि हम अभी हमारे जो कई सारे प्रकल्प चल रहे हैं, जो तकरीबन 23 जो पशु प्रजनन के लिए जो आनुवंशिक स्तर पर जो प्रकल्प चल रहे हैं, उनमें हम एक जो मेल का बर्थ होता है उनकी हम एक जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू या ब्रीडिंग वैल्यू देते हैं। उसमें हम देते क्या है प्रकल्प को कि उस पशु वह जो सांड है उस सांड की एक जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू, जो मैंने बताया कि +1000 हो या +300 हो, जो भी माइनस में वैल्यू आती है वह उस सीमेंट स्टेशन को मतलब नहीं लेना होता है। पॉजिटिव ब्रीडिंग वैल्यू वाला ही सांड अनिवार्य है सीमेंट स्टेशन को अपनी सीमेंट स्टेशन में इंडक्ट करने के लिए, भारत सरकार की गाइडलाइन है। फिर यह उसी के साथ साथ हम आने वाली जो डॉटर है उस सांड के आने वाली डॉटर का प्रेडिक्टेड डॉटर इल्ड, मतलब एक अनुमान लगा के देते कि इस सांड से जो भी डॉटर पैदा होगी वह डॉटर जो फलाना 3800 या 2500 या 4600 किलो दूध देगी। यह निर्भर करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर या आप उसका रखरखाव कैसे करते हैं उसके ऊपर। तो आज की डेट में जीनोमिक चयन तकनीक से किसानों को फायदा हो ही रहा है और बाकी किसानों को भी फायदा करने के लिए एनडीडीबी कार्यरत है और यह जो सुविधा है वो प्रदान कर रही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सी जानकारी हमें मिली है इस प्रोग्राम के द्वारा और उम्मीद है पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सी जानकारी उन्होंने नोट डाउन किया होगा ये सारी बातें, क्योंकि ये टॉपिक पहले देखो तो बहुत हार्ड लगता है देखने में अगर इसकी टॉपिक की बात करें तो, जिस तरह का टॉपिक है, बट आपने बड़े सरल भाषा में जो प्रयास किया है बहुत सारी चीजें से जानने को मिली है। मैं आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोग सत्र में जुड़े रहे, बड़े अच्छे से आपने सुना और आपके सवाल भी आपने बहुत अच्छे से पूछे जिससे दूसरे प्रतिभागियों को बहुत जानकारी मिली। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।